नमस्कार। मैं डॉक्टर एच एन व्यास, सहआचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिकलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन एमए फाइनल के 7th पेपर के अंतर्गत आर के मुखर्जी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, इनका पूरा नाम राधा कमल मुखर्जी, 1889 से 1968 तक इनका जन्म और मृत्यु के बीच का समय रहा। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के बरहामपुर जिले में एक छोटे से कस्बे में एक ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत हुआ था। उनके पिता पेशे से वकील और विधि समुदाय बार के अगुवा थे। उनका परिवार आर्थिक और बौद्धिक रूप में समृद्ध था। उनके घर में इतिहास, साहित्य, कानून और संस्कृति की ढेर सारी पुस्तकें थीं। इनके बड़े भाई पढ़ाकू प्रवृत्ति के थे, जो हर समय पुस्तकों को पढ़ने में व्यस्त रहते थे। मुखर्जी की प्रारंभिक शिक्षा बरहामपुर में और कॉलेज स्तर की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। यहाँ से उन्होंने अंग्रेजी और इतिहास में ऑनर्स किया। यहीं उन्होंने कॉम्त, हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्टर वार्ड, हाब हाउस और गिडिंग्स जैसे विद्वानों की पुस्तकों का अध्ययन एवं मनन किया। बाद में वे सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के लिए इंग्लैंड भी गए। मुखर्जी के जीवन पर तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जागरण का भी गहरा प्रभाव पड़ा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब कोई भी थिंकर जन्म लेता है तो उसके परिवार के, उसके चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो उसे प्रभावित किए बगैर नहीं रह सकता। इसी पुनर्जागरण ने के बाद में धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले लिया। मुखर्जी ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इस आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सन 1906 में कलकत्ता के मेचू बाजार की गंदी बस्तियों में प्रौढ़ों के लिए एक सांध्य स्कूल खोलकर पुनर्जागरण आंदोलन को गति प्रदान की। उनका यह स्कूल एक सामुदायिक केंद्र बना। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए सरल पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। मुखर्जी की विशेष रुचि इतिहास के अध्ययन में थी, किंतु प्रौढ़ शिक्षा के दौरान कलकत्ता की गंदी बस्तियों के संपर्क में आने और वहाँ के लोगों की दुर्दशा, गंदगी, अंधापतन और दुख दरिद्रता को देख और अनुभव कर उनकी रुचि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में जागृत हो गई। उन्होंने इन विषयों के साथ राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन कर एमए की उपाधि सामाजिक विज्ञान में प्राप्त की। सन 1910 में मुखर्जी बरहामपुर में अपने पुराने कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए। यहाँ वे 5 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने यह उनके जीवन का अत्यंत व्यस्त काल रहा था। सन 1915 में उन्होंने सहकारिता आंदोलन पर सर्वेक्षण शोध कार्य किया, जिस पर उन्हें प्रेमचंद रायचंद्र छात्रवृत्ति मिली। एक वर्ष बाद ही सन 1916 में उनकी प्रथम पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स प्रकाशित हुई। इसी अवधि में उनकी रुचि पारिस्थितिकी इकोलॉजी में उत्पन्न हुई और उन्होंने इसका प्रयोग मानव समुदाय के अध्ययन में किया। इसी काल में बंगला की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका उपासना के संपादक बन गए। इसमें नियमित रूप से कई विषयों पर लेख लिखे। इसी के माध्यम से वे बांग्ला की साहित्यिक गतिविधियों में भी संपर्क में आए। सन 1915 में जब ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र चला तो मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया, किंतु वकील भाई की कोशिश से वे शीघ्र छूट गए। सन 1916 में उन्हें लाहौर के कॉलेज में एक पद का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लाहौर चले गए। सन 1917 में पंजाब विश्वविद्यालय में भारतीय अर्थशास्त्र के सिद्धांत पर 10 व्याख्यान दिए। इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब कला और विज्ञान में स्नातकोत्तर परिषद की स्थापना हुई तो वे यहाँ चले आए। वे यहाँ 5 वर्ष 1917 से 1921 तक रहे और उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति दर्शन का अध्यापन किया। इसी अवधि में उन्होंने सन 1920 में भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1921 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वे यहाँ अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन गए। उन्होंने इस विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र में शोध कार्यों की शुरुआत की। इन शोध कार्यों में उन्होंने एकीकृत समष्टिगत दृष्टिकोण एवं पद्धति को अपनाया। सन 1945 से 47 के बीच एक लघु अवधि के लिए उन्होंने ग्वालियर राजघराने के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया।
सन 1955 में वे लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए और इसी पद से 1958 में सेवा मुक्त होकर इसी विश्वविद्यालय में नवनिर्मित मानव संबंधों और समाजशास्त्र के जेके संस्थान के निदेशक बने, जहां वे मृत्यु पर्यंत रहे। वे ही इस संस्थान के जन्मदाता थे। मुखर्जी अपने बौद्धिक जीवन में 3 सामाजिक विचारकों यथा ब्रजेंद्रनाथ शील, फ्रेडरिक गैडिस और नरेंद्र नाथ सेन से अत्यधिक प्रभावित हुए। अमेरिका प्रवास के दौरान उन पर वेबलेन के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने सील की भारतीय परंपरा की विचारधारा को पश्चिमी चुनौती के समक्ष अपनाया तथा सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञानों में प्रोफेसर सील की तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग पर विशेष बल दिया। मुखर्जी गेट्स की विश्लेषण पद्धति से प्रभावित थे। सामाजिक पारिस्थितिकी, जनसंख्या तथा क्षेत्रीय अध्ययन संबंधी मुखर्जी के विचारों पर फ्रेडरिक गेट्स का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के विचार मुखर्जी की सामाजिक मनोविज्ञान में रुचि पैदा करने में सहायक सिद्ध हुई। इन दोनों ने मिलकर इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी माइंड इन सोसाइटी 1928 में पुस्तक लिखी। इन भारतीय विचारकों के अतिरिक्त पश्चिम के भी कुछ विचारक थे जिनके साथ मुखर्जी ने काम किया और जिनसे वे प्रभावित हुए। इनमें एडवर्ड एल्सवर्थ रॉस, रॉबर्ट एजरा पार्क, मैकेंजी और पी सोरोकिन कुछ प्रमुख विद्वान हुए। मुखर्जी ने कई विषयों पर विद्वतापूर्ण लेख और लगभग 53 पुस्तकें 53 बुक्स अनेकानेक विषयों पर लिखी है। उनकी कृतियों की मूल प्रवृत्ति या प्रकृति सामाजिक विज्ञानों में एकीकरण और अंतर विज्ञानीय शोध की रही है। सामाजिक संरचना के क्षेत्र में सामाजिक मूल्यों के अध्ययन की पहल करने वाले मुखर्जी पहले भारतीय विद्वान थे। भारत में व्यावसायिक रूप में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले दिग्गजों में आर के मुखर्जी की गणना प्रथम पीढ़ी के विद्वान समाजशास्त्रियों में की जाती है। मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए पश्चिमी समाज विज्ञान मॉडल और मार्क्सवादी मॉडल दोनों को ही अनुपयुक्त और अपर्याप्त बताया। उनका स्पष्ट था कि जो मार्क्सवादी मॉडल और जो समाज विज्ञानी मॉडल है वो दोनों अनुपयुक्त हैं और इनके स्थान पर एक ऐसे मानव सापेक्षिक सामान्य सिद्धांत का प्रयोग का सुझाव दिया जिनमें वैशिष्ट्यता के साथ साथ सार्वजनिक सार्वभौमिक मापदंड सम्मिलित हो। मूल रूप में अर्थशास्त्री मुखर्जी ने आर्थिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं के विश्लेषण से शुरुआत की। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि की समस्याओं तथा कामगार वर्ग की समस्याओं को प्रारंभ में अपने अध्ययन अनुसंधान का केंद्र बनाया। उन्होंने कृषक वर्ग की दशाओं और कृषक संबंधों पर कई शोध कार्य किए। प्रोफेसर मुखर्जी समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रमुख रूप में समकालिक अंतर अनुशासन पद्धति, सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक पारिस्थितिकी इकोलॉजी संबंधी अपने विशिष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। मुखर्जी ने अपने अध्ययन तथा शोध कार्य दोनों को में ही सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर अंतःक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया। वे मानवीय समस्याओं के अध्ययन में समाकलित उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच के प्रयोग में के समर्थक रहे हैं। अपने अर्थशास्त्र के संस्थागत सिद्धांत में मुखर्जी ने परंपरा और मूल्यों की भूमिका को न केवल स्वीकारा है अपितु यह भी बताया है कि किस प्रकार आर्थिक सिद्धांत भौतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मुखर्जी पश्चिम की अनुभविक प्रत्यक्षवादी पद्धति से सहमत नहीं थे। यही नहीं, वर्ग संघर्ष और साम्यवाद की विचारधाराओं को भी उन्होंने अस्वीकार किया और इनके स्थान पर समुदायवाद का वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत की है। राधाकमल मुखर्जी की रुचि मानव समाज पर नैतिक मूल्यों के प्रभाव के संबंध में एक लंबे समय से रही है। उन्होंने मूल्यों का गहन अध्ययन किया और 2 पुस्तकें, मूल्यों की सामाजिक संरचना द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज तथा मूल्यों के आयाम द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज 1964 में लिखी। मूल्य संबंधी उनके विचार उनके अधिकांश लेखनों में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से छाए हुए थे। मुखर्जी ने मूल्यों की परिभाषा, उत्पत्ति, प्रकार, विशेषताओं और मानव जीवन में इनकी महत्ता का सविस्तार वर्णन विश्लेषण किया। मूल्यों के बारे में मुखर्जी ने विशेषतः 2 मूलभूत मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। प्रथम, उन्होंने ये कहा कि मूल्य धर्म और राजनीति शास्त्र तक सीमित नहीं है
अपितु अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग मूल्य भी हैं, जैसे आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, वैधानिक मूल्य और शैक्षिक मूल्य, नैतिक मूल्य और पारिस्थितिक मूल्य इत्यादि। जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े मूल्यों में आपस में एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है। परिणाम स्वरूप समाज में संतुलन और व्यवस्था बनी रहती है। द्वितीय मूल्य आत्मनिष्ठ अथवा व्यक्तिपरक आकांक्षाओं का परिणाम नहीं होते, अपितु ये मूल्य हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं में समाविष्ट होते हैं। दूसरे शब्दों में मूल्य सामान्य और वस्तुनिष्ठ दोनों होते हैं। मूल्यों को परिभाषित करते हुए मुखर्जी ने लिखा है कि मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य हैं। मूल्य क्या है? मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण, अनुकूलन, सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये मूल्य व्यक्तिपरक वरीयताओं, मानकों और आकांक्षाओं का रूप धारण कर लेते हैं। इन मूल्यों की उत्पत्ति एक समाज विशेष के सदस्यों की आवश्यकताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली रोजमर्रा की अंतः क्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे होती है। इन मूल्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? जो मनुष्य समाज के जो सदस्य हैं उनकी रोज की प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अंतः क्रिया करते हैं और इसी अंतः क्रिया के कारण उन मूल्यों की उत्पत्ति होती है। समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए समाज नियमों, कानूनों, जो समाज के स्थापित नियम हैं, अपेक्षाओं के रूप में मापदंडों को जन्म देता। अर्थात नियम, समाज के कुछ नियम हैं, जैसे मिलने पर नमस्ते किया जाता है, बड़ों का आदर किया जाता है और उसको नहीं करने पर कुछ कानून का प्रावधान है, दंडित है, बहिष्कृत है या और भी ऐसी कई वो होती है और अपेक्षाओं के रूप में मानदंडों को जन्म देता है, जो कालांतर में समाज के सदस्यों के लक्ष्य और इच्छाएं बन जाते हैं। यही बाद में समाज के में मूल्यों का रूप धारण करते हैं। साध्य मूल्य मानव के आंतरिक जीवन से संबंधित ऐसे लक्ष्य एवं तृप्तियां हैं जिन्हें व्यक्ति और समाज दोनों ही जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। ये मूल्य व्यक्ति के आचरण के अंग होते हैं। साधन मूल्य प्रथम प्रकार के मूल्यों अर्थात साध्य मूल्यों को प्राप्त करके निर्वाह करने, विकसित करने में सहायता करते हैं। साधन मूल्य विशिष्ट और अस्तित्वात्मक होते हैं। मुखर्जी ने मूल्यों तथा अपमूल्यों, नकारात्मक मूल्य में भी भेद किया है। समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत मानदंडों की उपेक्षा कर जब उनके विरुद्ध आचरण किया जाता है तो ऐसी स्थिति को सामाजिक मूल्यों का उल्लंघन अथवा अपमूल्य कहा जाता है ना, जो आगे चलकर दूसरे रूप में कहा अपमूल्य कहा जाता है। मुखर्जी के मूल्यों के सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं। पहला, मूल्य जन समूह की आधारभूत अंतः प्रेरणाओं को व्यवस्थित रूप से संतुष्ट करते हैं। दूसरा, मूल्यों का वह रूप सामान्य होता है। इनमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार के मनोभाव और प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तीसरी, मानव जीवन में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ सार्वभौमिक मूल्य हैं। सभी धर्म इन सार्वभौमिक मूल्यों के भंडार हैं और इन पर बल देते हैं। पिछले कुछ दशकों में मूल्य रहित या मूल्य तटस्थ सामाजिक विज्ञान का विचार भारत सहित सभी पश्चिम देशों में उभरा है। इस विषय पर काफी वाद विवाद हुआ है और सभी भी अभी तक जारी है। मुखर्जी के विचार में ये जो तथ्य हैं और ये जो मूल्य हैं को अलग अलग समझना सही नहीं है। मानव अंतः क्रियाओं में इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति होती है तथा इसके मूल्य और प्रतिमान लोगों के व्यवहार का निर्देशन करते हैं। इसलिए पश्चिम की प्रत्यक्षवादी विचारधारा जो तथ्यों और मूल्यों को अलग अलग रूप में देखती है, भारतीय संदर्भ में मुखर्जी को रास नहीं है। तो उन्होंने एक सामाजिक परिस्थिति में अपना कुछ लेख लिखा, वो अपन कल इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।